हाय एंड वेलकम टू ऐसा ही होता है। आज शो स्टार्ट करने से पहले मैं दीपिका को एक गिफ्ट दे दूं। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। आई होप यू डोंट माइंड। कोई माइंड नहीं करेगा। वाओ, मैं जल्दी से खोलती हूँ। हाँ, शिवा, हाउ मीन। ये मीन, और जब ये मुझे बुद्धू बनाती है वो मीन नहीं है। वो मीन नहीं है, वो तो मैं तुम्हें साइंटिफिक ट्रिक्स दिखाती हूँ। ये भी तो एक साइंटिफिक ट्रिक ही है। अब ये सुनो, यही जो है वो सब में है, ये जो है वो सब कराती है, इसकी सबको जरूरत है और ये सबको चलाती है। उफ, इतना सीधा सवाल और उसका इतना टेढ़ा जवाब। क्या नहीं समझी? एनर्जी, ऊर्जा। ये वो है जिसके बिना कुछ भी नहीं। क्या ये खिलौना बिना बैटरी घूमेगा या गाड़ी बिना पेट्रोल या डीजल चल सकेगी? ना तो ये लट्टू अपने आप घूम सकता है और ना ही ये बच्चे बिना एनर्जी के भाग सकते हैं। कुछ भी होने के लिए ऊर्जा तो चाहिए ही। ऊर्जा ही है जो हर समय हमारे साथ रहती है, फिर चाहे हम कुछ कर रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो। ऊर्जा बदलाव लाती है, काम कराती है। साइंटिफिक भाषा में ऊर्जा, एनर्जी का मतलब है काम करने की क्षमता। हम भी थोड़ी सी ऊर्जा कैद कर देते हैं इस रबर बैंड और सिक्के में। यस, गिफ्ट हो गया तैयार। अब मैं मैसेज लिखता हूँ। फाइन फाइन। टू आवर डियरेस्ट केटू, हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। क्या बदला और क्यों? इसमें राज छुपा है क्या? अब मैं बोलती हूँ। गिफ्ट खोलिए और पाइए जवाब। हमारे ऐसा ही होता है में आज किसकी होगी बात? गिफ्ट में छिपा है क्लू। क्या है गिफ्ट के अंदर, देखते हैं। तो शैतानी छिपी बैठी थी इन लोगों की। फिलहाल क्या बदला और क्यों बदला? हाँ, रबर बैंड की पोटेंशियल एनर्जी पैकेट मतलब गिफ्ट को खोलते ही बन गई काइनेटिक एनर्जी, और ये सिक्का उछल गया, मैं भी डर के मारे उछल गई। साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई। तो एनर्जी यही है ना आज का टॉपिक। सही पकड़ा, देखते हैं। लट्टू हमें बताएगा कि एनर्जी किस तरह दो हिस्सों में बांटी जा सकती है। लट्टू में डोरी लपेटकर हम उसमें भर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये एक जगह रुकी हुई या स्टोर्ड एनर्जी है। अब जब हम लट्टू चलाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, चलती हुई दौड़ती हुई ऊर्जा। ये तो हुई मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन ऊर्जा के बहुत रूप हैं। जो कुछ भी होता है ऊर्जा के कारण से ही होता है। तो जाइए, पहुंच जाइए शिवम और दीपिका के अड्डे पर। मैंने उन्हें खूब मजेदार चीज दी हुई है करने को। देखते हैं उनका सिर फूटता है कि नहीं, और ये भी देखते हैं कि आप इस ऐसा ही होता है कि क्यों का जवाब ढूंढ पाते हैं कि नहीं। जाइए। शिवम देखो। ठीक है। परफेक्ट। परफेक्ट। ओके फाइन। शिवम, कहीं केटू तुमसे बदला तो नहीं ले रही? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और वैसे भी तुम्हें क्या है, माथा तो मेरा फूटेगा ना। तो ठीक है, तुम बस खड़े रहो और मैं देखती हूँ। आगे आओ थोड़ा और आगे। हाँ, हे भगवान। और थोड़ा। हाँ बस, रेडी स्टेडी। पेंडुलम को हम जितना ऊपर ले जाते हैं
उतनी ही अधिक पोटेंशियल एनर्जी उसे मिल जाती है और जब उसे छोड़ते हैं तो ये एनर्जी बन जाती है काइनेटिक एनर्जी। पेंडुलम ऊपर उठता है लेकिन उतना ऊंचा नहीं जिस ऊंचाई से छोड़ा जाता है। हर ऑसिलेशन के सबसे ऊपरी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जो चलते ही बदल जाती है काइनेटिक एनर्जी में। पेंडुलम की ऊर्जा थोड़ी कम होती जाती है और कुछ समय बाद खत्म, वो रुक जाता है। पहले मैं साइंस का एक नियम बताती हूँ, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एनर्जी, ऊर्जा, ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही खत्म हो सकती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि एनर्जी उतनी की उतनी ही रहती है, ना ज्यादा ना कम। तो फिर ये बताइए कि पेंडुलम वहीं का वहीं क्यों नहीं लौट आता, या फिर हम थक क्यों जाते हैं, हमारी एनर्जी खत्म क्यों हो जाती है। इस नियम के हिसाब से तो एनर्जी उतनी की उतनी ही रहनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। सोचिए। बास्केट। जब बॉल यहाँ है तो इसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जब मैं इस बॉल को गिराऊंगा तो यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। बॉल ने खाया टप्पा और बॉल वापस, लेकिन इस बार कम ऊंचाई। इनफैक्ट हर टप्पे के बाद बॉल की ऊंचाई कम होती गई। हम बाउंसिंग बॉल की रनिंग कमेंट्री की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बल्कि हम बात को सिस्टमैटिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं। और सिस्टमैटिकली सोचते मुझे लगता है कि खेल खेल में जो बात समझ में आती है बस वही समझ में आती है। बास्केटबॉल एनर्जेटिक खेल। साफ दिख रहा है कि किस तरह ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह रूप बदलती हुई पहुंच रही है। प्लेयर की मसल पावर, बाउंस की मैकेनिकल एनर्जी, हर पल एनर्जी इधर से उधर। प्लेयर, बॉल, ग्राउंड, हवा, बास्केट स्टैंड, हर चीज से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, रूप बदल रही है, लेकिन ना तो वो कम हो रही है ना ज्यादा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। एनर्जी सिर्फ रूप बदलती है, रहती है उतनी की उतनी। बस ये समझ लीजिए कि जहां भी जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी बदलता है, वहां एनर्जी होती ही है। एनर्जी के बिना तो तिनका भी नहीं हिल सकता। तो चलिए आप भी थोड़े घोड़े दौड़ाइए, अपने दिमाग के थोड़ी एनर्जी यूज करिए। मैंने दीपिका और शिवम को एक चैलेंज दिया है, आप भी देखिए। ग्लास में है ठंडा पानी और पानी में है बर्फ। और अब सुनिए चैलेंज क्या है। कीटू ने हमें दिया है ये नमक, ये थ्रेड, और हमें इस आइस को इस पानी में से बिना हाथ लगाए निकालना है। स्पून भी नहीं है। मुझे तो पता है, मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ा था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप हो जाए, क्योंकि कीटू का चैलेंज तो हमें पूरा करना ही पड़ता है। थोड़ा ज्यादा नमक डालो दीपिका, थोड़ा सा ज्यादा। अरे वाह, ये तो हो गया। लेकिन क्या आपको समझ में आया कि केटू ने आज एनर्जी की बात करते समय हमसे ही क्यों करवाया? केमिकल रिएक्शंस में भी होता है एनर्जी एक्सचेंज। आफ्टर ऑल ऊर्जा ही तो है जो सब कुछ कराती है। नमक की हेल्प से बर्फ उठाने का ऊर्जा से क्या संबंध, क्या ये समझे आप? नमक के बर्फ को छूते ही होता है केमिकल रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एक्सचेंज होता है। नमक पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है, बर्फ पिघलती है, पिघलने से बर्फ नीचे बहती है, साथ में बह जाता है नमक भी। अब एक बार फिर पानी जम जाता है, इस बार धागे के साथ। इसीलिए धागे के साथ बर्फ भी उठ जाती है। हमें याद रखना चाहिए कि हर केमिकल रिएक्शन में ऊर्जा इधर से उधर जाती ही है, वो रूप बदलती ही है। एक
एक और एग्जाम्पल ऐसा ही होता है स्टाइल में। बर्तन साफ करने वाला स्टील वुल डुबा दिया है सिरके में। सिरका मतलब विनेगर। इसे कुछ मिनट यूं ही भीगने देते हैं। एक्स्ट्रा सिरका बोतल के बाहर और स्टील वुल के साथ थर्मामीटर बोतल में बंद। थर्मामीटर जो तापमान नापेगा। अब देखिए किस तरह अंदर गर्मी बढ़ रही है। मजेदार बात यह है कि बोतल में वो हो रहा है जो हमारे चारों तरफ अक्सर होता ही रहता है। जंग लग रही है, रस्ट। इस रिएक्शन से पैदा हो रही है हीट एनर्जी। लेकिन रिएक्शंस तरह तरह के, तो एनर्जी भी अलग अलग रूप में। इस बार इस छोटी सी डिबिया में भर देते हैं एक बार फिर सिरका और तैयार करते हैं सोडे की एक छोटी सी पुड़िया। ये वही सोडा है जो खाना बनाने में यूज होता है। अब देखिए, एसिड और बेस के मिलने से हुआ केमिकल रिएक्शन और डिबिया का ढक्कन पैदा हुई ऊर्जा से खुल गया अपने आप। रासायनिक ऊर्जा का एक रूप हम सब खूब यूज करते हैं, बैटरी, जिसके अंदर होता है एक केमिकल रिएक्शन और विद्युत ऊर्जा बनती है। बैटरी कनेक्ट होने पर अपने अंदर स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे बदलती है, ये समझते हैं। हर बैटरी में होते हैं दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव प्लस और दूसरा नेगेटिव माइनस। बैटरी का सर्किट जब पूरा होता है तो नेगेटिव टर्मिनल पर जमा इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागते हैं। यही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और यही चला रही है हमारे खिलौने को। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाते हैं तो बैटरी हो जाती है डेड। उसे बदलने का समय आ जाता है। ऊर्जा की बात हो और सूरज को छोड़ दिया जाए तो बात पूरी नहीं अधूरी है। आफ्टर ऑल पृथ्वी पर जितनी भी ऊर्जा है सब की सब सूरज से ही तो आती है। और जब सूरज चमकता है तभी तो मौसम बदलते हैं, हवाएं चलती हैं, बारिश आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, धूप में ही तो पौधे खाना बनाते हैं। सूरज चमकता है तो लगती है गर्मी। कितनी गर्मी और कितनी ताकत है सूरज की किरणों में, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं हम। धूप बड़ी तेज है और मैग्नीफाइंग ग्लास से हम उसे माचिस की तीलियों पर फोकस कर रहे हैं। ऐसी ही होती है सूरज से आने वाली ऊर्जा की ताकत। आफ्टर ऑल, सूरज एनर्जी साइकिल का हीरो जो है। पृथ्वी पर जितनी भी ऊर्जा है और जिस भी रूप में, वो सब सूरज से ही आती है। एक एनर्जी साइकिल फॉलो करते हैं। सूरज की धूप को पौधे अपने अंदर कैद कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। कुछ एनर्जी तो पौधे खुद यूज कर लेते हैं और कुछ बन जाती है दूसरों का खाना। थोड़ा जानवर खा लेते हैं अपनी एनर्जी के लिए, उनके अंदर भी ये खाना पचता है और केमिकल एनर्जी एक बार फिर अलग अलग फॉर्म्स ले लेती है। सूरज की ऊर्जा से पौधों का बनाया कुछ खाना पहुंच जाता है हमारी रसोई में। यहाँ वो पकता है, हमारे पेट के अंदर जाने के लिए तैयार। एक बार फिर खाने में कैद केमिकल एनर्जी रिलीज होती है और हमारे शरीर को चलाती है। ये चक्र चलता रहता है और चलता रहेगा। आफ्टर ऑल, हमारी एनर्जी साइकिल का सूरज हीरो चमकता है और चमकता रहेगा। येलो, ग्रीन, मैजेंटा, ऑरेंज, ट्रांसपेरेंट, येलो, मेरी शर्ट ब्लू, ये टेबल ब्राउन, हर चीज का कोई ना कोई रंग है। तो सोचिए, क्या ऊर्जा का भी कोई रंग होता है? अरे भाई, मैंने ये थोड़ी पूछा कि कोयला काला क्यों और पेट्रोल कलरलेस क्यों होता है। सोचिए, क्या ऊर्जा का कोई रंग है? क्या वो साफ या मैली हो सकती है? बहुत सीरियस और साइंटिफिक सवाल है।
सोच के बताइए। क्या आपको समझ में आया ऊर्जा का रंग, या फिर ये कि वो साफ हो सकती है कि नहीं? दीपिका, ऊर्जा, एनर्जी, और वो भी साफ या मैली, और ऊपर से रंग भी, एज इफ ऊर्जा भी किसी रंग की हो, लाल, पीले, नीले या हरे रंग की। हाँ, हरा हरा शिवम, हरा रंग। समझ में नहीं आया, हरा। ओ, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एंड क्लीन। हवा चलती है, चीजों को घुमा देती है, उड़ा ले जाती है, मतलब हवा भी एक एनर्जी। इसी विंड एनर्जी को यूज करके हम तैयार हैं एक मजेदार रेस के लिए। अब विंड एनर्जी से हमारी सड़कों पर भले ही गाड़ियां ना दौड़ें, लेकिन विंड मिल्स तो बना ही लिए गए हैं। विंड मिल्स जिनके घूमते पंखे बहती हवाओं की ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में बदल सकते हैं। विंड मिल से बिजली बनती है तो कोई प्रदूषण नहीं होता और हवा का बहना कभी खत्म भी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ है कोयला, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल और लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। ये सभी एक तरह के फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स। करोड़ों साल पहले मरे हुए पौधों और जानवरों के जीवाश्मों से बने ईंधन। ये नॉन रिन्यूएबल हैं, खत्म हो रहे हैं और प्रदूषण का कारण भी। सौर ऊर्जा, ये भी एक ऐसा स्रोत जो कभी खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए सौर कुकर पर खाना बनाना समझदारी है। और पानी की ऊर्जा भी वातावरण को हानि पहुंचाए बिना यूज की जा सकती है। ऐसा ही होता है जब हम लगाएं दिमाग और खेल खेल में सीखें साइंस। पानी की ऊर्जा किस तरह हमारी पनचक्की को घुमा रही है, और देखिए कितने मजे में वजन को ऊपर उठाने का काम कर रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में टर्बाइन्स ऐसे ही घूमते हैं, और जब टर्बाइन्स घूमते हैं तो बनती है बिजली। क्या आपको पता है कि अगर मैं चिड़िया होती तो मुझे दिन में 45 किलो खाना खाना पड़ता। 45 किलो, मतलब इसके वजन जितना। बाप रे बाप। और पता है, अगर मैं एनाकोंडा होता, एनाकोंडा, फिर भी मुझे पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ 8 या 10 बार खाना खाना पड़ता। 8 या 10 बार, या फिर शायद उससे भी कम। पक्षियों का खाना बड़ी जल्दी हजम होता है और ऊर्जा में बदल जाता है। उड़ने के लिए तो एनर्जी चाहिए ही, साथ में पक्षियों का शरीर बड़ा गर्म रहता है, दूसरे जानवरों से ज्यादा गर्म। इसलिए पक्षी बहुत ज्यादा खाते हैं। ज्यादातर पक्षी तो अपने वजन जितना खाना हर रोज खाते ही हैं, लेकिन कुछ जैसे हर दिशा में उड़ने वाली ये छोटी सी हमिंगबर्ड अपने वजन से दुगना या 3 गुना खाना हर दिन हजम कर जाती है। दूसरी तरफ है सांप। हाजमा बड़ा ढीला ढाला, ऊर्जा की जरूरत भी कम। बस एक बार खाओ, फिर कई दिनों ऐसे ही पड़े रहो। एनाकोंडा तो एक बार खा ले, फिर कई हफ्तों या कई महीनों तक खाने को छूता भी नहीं। आप सोच रहे होंगे कि हम कैचिंग में इतने मस्त हो गए कि बात आगे बढ़ाना ही भूल गए। क्यों? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हम तो आपके ही K3 की तरफ बढ़ रहे थे। आपका क्यों और कैसे जो हम फेंकने जा रहे हैं K2 के पास। K2 कैच। यही है सवाल और यही है जवाब। सवाल ये है कि क्रिकेट खेलते समय क्रिकेटर्स जब कैच लेते हैं तो हाथ पीछे क्यों खींच लेते हैं? इसका जवाब तो हम सबको समझना चाहिए। तो लीजिए अपने K3 का जवाब सुनिए और कैच भी लीजिए,
लेकिन हाथ खींच के। क्रिकेट की लेदर बॉल ठोस और भारी। ऐसे में जब ये बॉल तेजी से फेंकी जाए तो इसका इनर्शिया ऑफ मोशन बहुत ज्यादा होता है। अगर हम कैच लेते समय इसे अचानक रोक दें तो बॉल की सारी ऊर्जा हमारे हाथ को जोर की चोट लगा सकती है। इसीलिए क्रिकेटर्स तेजी से आती बॉल को कैच करते हैं तो हाथ को बॉल की दिशा में खींच लेते हैं। चोट लग गई तो मम्मी, भूख लगी तो मम्मी, डर लगा तो भी मम्मी, हर बात पे मम्मी मम्मी। हम ह्यूमन बींग्स का ही नहीं, प्रकृति में ज्यादातर सभी का ये हाल है। लेकिन पानी में रहने वाली एक मछली ऐसी है जो मम्मी मम्मी नहीं, पापा पापा करती है। समझे? हमने आपसे पूछा था पापा सी हॉर्स के बारे में, तो सही जवाब है ये। समुंदर के अंदर रहने वाले ये प्राणी काफी निराले। अश्वमीन है मछली, पर दिखता उनके जैसा नहीं। प्रजनन, रिप्रोडक्शन भी बाकी मछलियों से अलग। मम्मी सी हॉर्स अपने अंडे पापा सी हॉर्स के पेट में बनी एक विशेष थैली में जमा कर देती है। ये अंडे पापा के पेट से जुड़ जाते हैं और वहीं से इन्हें खाना पीना मिलता है। फिर अंडों में से बच्चे निकलकर अपना जीवन बिताने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यही है जवाब। पापा सी हॉर्स अपने अंडों को पोषण देने का महत्वपूर्ण काम करते हैं, इसीलिए मशहूर हैं। दोनों फनल एक जैसे और दोनों बोतल भी एक जैसी। फिर भी एक में पानी अंदर गया और एक में नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जिस बोतल में पानी नहीं गया उसे हमने बाहर से सील कर दिया था, एयरटाइट कर दिया था। इसीलिए कुप्पी का छेद तो खुला था लेकिन पानी नीचे नहीं आया। अरे आप तो समझ ही गए होंगे कि ऐसा हुआ क्यों। साइंस की हमारी इस दुनिया में ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है।